अब ये देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या है, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन किधर शो कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है कि सतह के लंबवत अंदर की ओर, ये जो देख रहे हैं जो सतह इसकी अंदर की ओर, इसका मतलब होता है इनवर्ट। चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होता है, इनवर्ट, अंदर की ओर। अब देखिए सवाल क्या है, कि सवाल है किसी समरूप चुंबक क्षेत्र में गतिशील आवेश के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए गतिशील आवेश मतलब क्या है, कोई आवेश को हम लोग छोड़ देंगे समरूप चुंबक क्षेत्र में, तो वो क्या करेगा, वो गति करेगा। किस प्रकार की गति होगा, हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़े कि नहीं। बाएं हाथ का नियम क्या है जी, ये है अंगूठा, ये तर्जनी और ये है मध्यमा। ये तर्जनी क्या शो कर रहा है, चुंबक क्षेत्र के डायरेक्शन को शो कर रहा है, वाह। ये अंगूठा बल की डायरेक्शन को बताता है और ये मध्यमा धारा की दिशा को बताता है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक आवेश को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर एक आवेश को छोड़ दिए, तो आवेश क्या करेगा, आवेश गति करेगा। मान लिया जाए इसकी डायरेक्शन है, चुंबक क्षेत्र है अंदर की ओर, इस डायरेक्शन में भाग रहा है क्या, मध्यमा की ओर भाग रहा है क्या, आवेश। आवेश अगर गति कर रहा है तो वो क्या बन जाता है, धारा बन जाता है। अब देखिए ये आगे की ओर बल किधर लगेगा, ऊपर, यानी चुंबक क्षेत्र के लंबवत दिशा में लगता है बल, चुंबक क्षेत्र के लंबवत दिशा में लगेगा बल। अब देखिए फिर आगे ये जा रहा है इधर, आवेश जा रहा है इधर और बल लग रहा है ऊपर की ओर, लेकिन इसका परिणामी की दिशा किधर होगा। जैसा हम लोग वेक्टर में पढ़े कि नहीं, 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि कोई भी वस्तु को रख दिया जाए, मान लीजिए मैदान में, इधर से मान के चलिए 10 न्यूटन के साथ इसको खींच रहे हैं और इधर भी 10 न्यूटन के साथ खींच रहे हैं, ये वस्तु किधर भागेगा, ना ए की ओर ना बी की ओर। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ना ए की ओर जाएगा ना बी की ओर जाएगा, किधर जाएगा, दोनों सेम है तो बीचों बीच जाएगा। अब देखिए ये आवेश जाना चाहता सीधा, लेकिन बल लग रहा है ऊपर की ओर, लेकिन इसका मतलब फुल्ली अपने रास्ते में ये नहीं जा सकता है, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा टर्न लेगा। इतना तक क्लियर। फिर इस पॉइंट में आ जाओ, इस पॉइंट में आने के बाद क्या किए, ये जाना चाहता सीधा, लेकिन बल किधर लगेगा, इसके लेफ्ट हैंड के रूल के आधार पर बल लगेगा ऊपर की ओर, ये जाना चाहता है सीधा। अब क्या होगा, वो सीधा जाएगा नहीं, क्या करेगा, वो भी थोड़ा टर्न लेगा, इसका मतलब वो भी थोड़ा टर्न लिया। अब इस पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, इस पॉइंट में आने के बाद क्या होगा, फिर लेफ्ट हैंड रूल पालन करेगा। लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ये बल लगेगा लंबवत, वो जाना चाहते हैं सीधा, वहाँ पर भी टर्न ले रहा है। फिर आ जाइए आगे इस पॉइंट में, इस पॉइंट में देखा जाए बल लगेगा अंदर की ओर, लेकिन वो जाना चाहता सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा टर्न लिया, तो क्या होगा बोले तो, इसी के साथ ये चक्कर लगाते रहेगा। इसका मतलब ये सर्कुलर पथ बन गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं सर्किल। ये किस रूप में आ गया, सर्किल में आ गया। आप समझ में आया कि कोई भी समरूप चुंबक क्षेत्र में कोई भी आवेश को छोड़ दिया जाए तो वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पथ पर मूव करेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसका दूसरा डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर पथ में कैसे ये घूम रहा है। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू, कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पालन करता है, उसके हिसाब से देख लिए सर्कुलर पथ पर ही घूमेगा। और ये सवाल पढ़ने के बाद समझ में आएगा साइक्लोट्रॉन, जो 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। अब देखिए
अब देखिए ये सर्कुलर पथ पे रिमूव कर रहा है सर्किल पर, तो क्या होगा, इस पॉइंट में देखा जाए तो इसका गति कर रहा है सीधा, लेकिन बल लग रहा है 90 में, लेकिन वो मूव करेगा सर्कुलर पथ पे। इतना तो क्लियर है। अब देखिए बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर, लेकिन बेग किधर है, बेग है सीधा। समझ में आ गया। अगर इस पॉइंट में देखा जाए तो बेग है सीधा, लेकिन बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, बल लगेगा अंदर की ओर। अब देखिए ये एक सर्कुलर पथ का निर्माण कर गया, तो इसका जो सेंटर है, सेंटर से इसको त्रिज्या को हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल आर। समझ में आ गया, क्या लेंगे, स्मॉल आर। अब देखिए चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। ये क्षेत्र पर विचार करेंगे, इसका चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। अब इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका परिभाषा कैसे देंगे कि माना किसी समरूप चुंबक क्षेत्र वेक्टर ऑफ बी में एक आवेशित कण Q, एक आवेशित कण Q वेग v से सर्कुलर पथ यानी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। वाह, इतना ही लैंग्वेज लिखना है। तो चलो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, इसको डील करना है। अब देखिए डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि माना किसी समरूप चुंबक क्षेत्र वेक्टर ऑफ बी में एक गतिशील आवेश Q वेग v से वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। बस इतना ही परिभाषा लिखना है। चलिए लिखें। लेकिन माना किसी समरूप चुंबक क्षेत्र, माना किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ बी में, वेक्टर ऑफ बी में एक गतिशील आवेश, एक गतिशील आवेश Q, एक गतिशील आवेश Q वेग v से, वेग वेक्टर ऑफ v से वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। पूर्ण विराम। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें। गतिशील आवेश द्वारा, गतिशील आवेश द्वारा समरूप चुंबक क्षेत्र में, समरूप चुंबक क्षेत्र में अनुभव किया गया लॉरेंज बल। समरूप चुंबक क्षेत्र में अनुभव किया गया लॉरेंज बल। क्या देखे थे, लॉरेंज बल का इक्वेशन क्या देखे थे, F इक्वल टू क्यू भी भी साइन थीटा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी आवेश को छोड़ दिया जाए तो कौन सा बल अनुभव करेगा जी, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का इक्वेशन हम लोग क्या देखे थे, F इक्वल टू क्यू भी भी साइन थीटा। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड रूल फिर यहाँ पर पालन करेगा। जहाँ भी हम लोग देखें कि सर्कुलर पथ ये क्यों बन रहा है, हम लोग देखें कि लेफ्ट हैंड रूल, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में क्या लगेगा, बल। तो यहाँ पर समरूप चुंबक क्षेत्र में बल कितना डिग्री पर कार्य करेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या है कि समरूप चुंबक क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करेगा तो कितना डिग्री पे बल रहेगा, 90 डिग्री पर। तो थीटा इक्वल टू 90। यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी भी साइन 90। अब साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू भी भी। F क्या है, लॉरेंज बल, क्यू क्या है, आवेश भी क्या है,
वेग, और बी क्या है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन समीकरण 1, अब फिर देखिए आगे कि एक गतिशील आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ के लिए हम लोग 11वीं क्लास में देखे थे कि सेंटीपेटल फोर्स, कि अभिकेंद्र बल का व्यंजक, अभिकेंद्र बल का व्यंजक क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू mv²/r। ये क्वेश्चन 2 कर दीजिए। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, अभिकेंद्र बल से। अभिकेंद्र बल का व्यंजक क्या होता है, F इज इक्वल टू mv²/r। ये समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर सवाल उठ रहा है फिर कि ये जो लॉरेंज बल है, ये लॉरेंज बल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई आवेश को चुंबक क्षेत्र में छोड़ देने पर वो कौन सा बल अनुभव करेगा, लॉरेंज बल। लेकिन लॉरेंज बल किस बल में कन्वर्ट हो गया, अगर सर्कुलर पथ पे घूम रहा है तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, कि लॉरेंज बल कन्वर्ट हो गया अभिकेंद्रीय बल में। तो इसका मतलब यही बल कन्वर्ट हो गया अभिकेंद्रीय बल में। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से अगर चर्चा किया जाए तो क्या होगा, लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। दूसरा बात मैथमेटिक्स के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लॉरेंज बल के बराबर अभिकेंद्रीय बल। तो क्या होगा, QVV इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पर फिर देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल। यहाँ पर r बराबर लिखा जाए तो क्या आएगा, mv/qv। इसको समीकरण 3 कर दिया जाए। फिर अगर यहाँ पर भी बराबर लिखा जाए तो क्या आएगा, qbr/m। इसको इक्वेशन 4 कर दिया जाए, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। यहाँ तक कुछ दिक्कत है नहीं ना। चलिए, लॉरेंज बल यह है अभिकेंद्रीय बल, ये r का वैल्यू हम लोग निकालिए, v का, r क्या है, त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या से भी न्यूमेरिकल बनेगा, ये भी न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद। यहाँ पर देखिए m क्या है, अगर कोई धनावेशित कण घूम रहा है सर्कुलर पथ पर, इसका मतलब कोई प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है m। v क्या है, उसका वेग। q क्या है, आवेश, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इतना समझ में आ गया। अब देखिए फिर इसके आगे न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे इसी के आधार पर। इससे क्या सीखने को मिला, त्रिज्या किन बातों पर डिपेंड करेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ गया तो त्रिज्या का मान घट जाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट गया तो त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा। दूसरी बात है, ये कण के लिए हम लोग देखेंगे कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। इसका मतलब ये सर्कुलर पथ में घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, देखिए फॉर्मूला होता है कि चाल या वेग बराबर है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं, समय बराबर लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ पर दूरी क्या आएगा, दूरी बटे चाल। आप देख टी बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पूरे सर्कुलर पथ की दूरी कितना है, 2πr। चाल क्या है, भी वेग से गति कर रहे हैं तो चाल हो गया भी। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से
यहाँ पर पुट करेंगे, भी का मान भी पुट कर सकते हैं, आर का मान भी पुट कर सकते हैं, टी का मान वही आएगा। जो करना कर दीजिए, यहाँ पर आर भी रख सकते हैं और भी का मान भी रख सकते हैं। तो टी इजगल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, अगर आर का मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, एम बी बटे क्यू बी, नीचे क्या है भी। अब देखिए फिर आगे भी कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल हो गया, तो टी इजगल टू क्या बचा, 2 पाई एम बटे क्यू बी। अब देखिए टाइम पीरियड किन बातों पर निर्भर करेगा, एम मास बढ़ेगा तो उसका घूमने का समय ज़्यादा होगा, समझ में आ गया। अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड कम लगेगा, समय अवधि कम लगेगा। अगर चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो समय अवधि कम लगेगा, समझ में आ गया। ये इक्वेशन कुछ मान लिया जाए, यहाँ पर 4 है, इसको इक्वेशन 5 यहाँ तक लिखिए। अब देखिए ये कण का निकालेंगे आवृत्ति। आवृत्ति बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, कण का आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग न्यू से इंडिकेट करते हैं 1 आवर्तकाल। तो टी का वैल्यू इक्वेशन 5 से पुट करेंगे तो क्या आएगा, न्यू बराबर 1/2 पाई एम, नीचे क्यू बी है, इसको पलट देंगे तो चल जाएगा ऊपर क्यू बी, इसको इक्वेशन मान लिया जाए 6। इसका मतलब आवृत्ति हम लोग निकाल दें, कण का आवृत्ति के लिए क्या व्यंजक आएगा, क्यू बी 2 पाई एम। यहाँ तक क्लियर, चलिए यहाँ तक लिखो। अब देखिए ये कण के लिए निकालेंगे कोणीय आवृत्ति, जिसको बोलते हैं एंगुलर आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कोणीय आवृत्ति। लिखिए कण का कोणीय आवृत्ति, इसको हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, क्या आएगा 2 पाई न्यू। इसका इक्वेशन क्या आता है, कोणीय आवृत्ति का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अब देखिए फिर यहाँ पे सवाल उठेगा, अब देखिए ग्राफ के आधार पर डील करें इसको, कि जैसे साइन का ग्राफ, साइन के ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ये पूर्ण चक्र क्या होता है जी, 2 पाई 360, उसका आधा कितना होता है, हाफ साइकिल पाई, पाई मीन्स 180। अब देखिए पूर्ण चक्र जाने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टी टाइम। अब देखिए फिर आगे, इसका मतलब इसको अगर पूरा कर देंगे तो सर्कुलर पथ का निर्माण हो जाता है। अब देखिए फिर आगे ये जो वेग के साथ जा रहे हैं, ये कौन सा वेग है, इसको बोलते हैं कोणीय वेग। कौन सा वेग बोलते हैं, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या आएगा, कोणीय वेग को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, ओमेगा से, ओमेगा। तो वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विस्थापन बटे समय, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन क्या आएगा जी, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से 2 पाई तक गया, तो विस्थापन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ के विस्थापन क्या आया, 2 पाई, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई। अब नीचे क्या है, टाइम, तो एक फुल चक्कर का टाइम कितना लिए, टी, तो क्या आया 2 पाई बाई टी। अब देखिए फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि आवृत्ति क्या है, आवृत्ति किसे कहा जाता है। ये फर्स्ट ईयर में भी था, 11th क्लास में भी हम लोग पढ़े आवृत्ति के बारे में, तरंग। अब देखिए आवृत्ति क्या है कि मान के चलिए कोई चिमटी हम लोग लेते, चिमटी, चिमटी को जैसे हम लोग ठोकते हैं ना जी, ऐसे कंपन करता है, वाइब्रेट। अब देखिए 1 सेकंड में कितने बार कंपन किया, वो 1 सेकंड में कितने बार कंपन किया, दोलन किया, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कोई भी तालाब में हम लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तो देखिएगा वहाँ पर लहर उत्पन्न होता है,
तो 1 सेकंड में कितने बार गया वो लहर, तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। समझ में आ गया कि 1 सेकंड पर सेकंड, इसका मतलब कितने बार ऊपर नीचे गया उसको बोलते हैं आवृत्ति। इसका मतलब आवृत्ति एफ इक्वल क्या लिख सकते हैं 1/t, जो अभी हम लोग देखें, ये हम लोग एफ से भी इंडिकेट करते हैं या न्यू से भी करते हैं, एफ या न्यू, स्मॉल एफ, बिग एफ नहीं बाबू, स्मॉल एफ, और यहाँ पर न्यू। तो 1/t, यहाँ पर देखिए 1/t है, तो 1/t बराबर क्या लिख सकते हैं न्यू या एफ, जो लिखना लिखिए, न्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू। समझ में आ गया, क्लियर। अब चलते आगे, ये 2 न्यू कहाँ से आया हम डील करके दिखा दिए, ये फर्स्ट ईयर में भी हम लोग देखे थे ये वाला इक्वेशन। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए न्यू का मान, ओमेगा बराबर क्या आएगा 2 न्यू का मान इक्वेशन 6 से पुट करिए, तो क्या आएगा क्यू बी बटे 2 m। अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा देखिए, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 2 pi, तो ओमेगा इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया क्यू बी बटे m, ये आ गया मेरा कोणीय आवृत्ति, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए व्यंजक आ गया। अब देखिए कण के लिए सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। कोई भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को छोड़ने पर वो गति करेगा तो किस रूप में आ जाएगा, सर्कुलर पथ में आ जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या देखे थे, ये कौन सा बल अनुभव करेगा, कोई भी आवेशित कण को चुंबक क्षेत्र में डालने पर कौन सा बल अनुभव करेगा, लॉरेंज बल। लेकिन लॉरेंज बल किस में कन्वर्ट किया, सर्कुलर पथ में। तो सर्कुलर पथ में आ गया तो उस बल को हम लोग बोलते क्या, कौन सा बल बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। तो लॉरेंज बल कन्वर्ट हो गया अभिकेंद्री बल में, अभिकेंद्री बल में। अब देखिए अभिकेंद्री बल के बाद एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, तो हम लोग क्या निकाले, कण का टाइम पीरियड, आवर्तकाल। दूसरी बात, ये कण का जो फ्रीक्वेंसी आएगा आवृत्ति, आवृत्ति के लिए क्या जानते हैं कि पर सेकेंड में कितने कंपन किया, तो आवृत्ति के लिए क्या होता है फॉर्मूला 1/t, तो आवृत्ति की इक्वेशन क्यू बी बटे 2 m। ये सब याद कर लीजिएगा, इसी के आधार पर न्यूमेरिकल डील करेंगे आगे। आप देखिए क्या क्या बनेगा न्यूमेरिकल, त्रिज्या के लिए भी न्यूमेरिकल बनेगा, वेग के लिए भी बनेगा, आवृत्ति के लिए भी बनेगा और कोणीय आवृत्ति के लिए भी बनेगा। इसमें क्या क्या दिया रहेगा देखिए, अगर यहाँ पर कोणीय आवृत्ति की बात किया जाए तो यहाँ पर Q, मान के चलिए कोई प्रोटॉन गति कर रहा है, तो प्रोटॉन का आवेश का मान हम लोग जानते हैं, तो कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। B का मान दिया रहेगा सवाल में, M प्रोटॉन का द्रव्यमान वो भी कांस्टेंट है। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग एक सवाल देखते हैं कि एक प्रोटॉन 5 टेस्ला के समरूप चुंबक क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसके लिए आवर्तकाल निकालें। इसका मतलब क्या है, सर्कुलर पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल उठ रहा है क्या कि एक प्रोटॉन है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे जी कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। Q आ गया, M आ गया, B का मान दिया हुआ सवाल में कितना 5 टेस्ला। तो इन दैट हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 πm/QB। इसका मान पुट करिए, 3.14 m का मान क्या है 1.67 × 10⁻⁻27। Q का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। B का मान कितना है 5। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा रिजल्ट 27, और ये क्या आएगा 5×16 80, 8 हो जाएगा।